नमस्कार बच्चों, सब लोगों का एक बार फिर सुपर 100 में स्वागत है। और हम रे ऑप्टिक्स को पढ़ रहे थे बच्चों। तो रे ऑप्टिक्स का ये लास्ट टॉपिक है। आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, आपका रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप एंड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप बच्चों, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलते हैं नीट में भी और जेई में भी कंटिन्यूअसली इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इनको बच्चों सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे पहले आपको थोड़ी सा कॉन्वेक्स लेंस के बारे में आइडिया होना चाहिए बच्चों, ठीक है, तभी आप इसमें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और ऑल्दो अगर आप अपने एग्जाम के लिए भी इससे प्रिपरेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ। माइक्रोस्कोप छोटी वस्तु को देखने के काम आता है, ठीक है। दो प्रकार के माइक्रोस्कोप होता है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप एंड सेकंड इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो और सब में जो फॉलो होता है सेम रूल फॉलो होगा, ठीक है। अल्फा एंगल मैंने कल बताया था आपको कि अल्फा एंगल कब है, जब वस्तु को बिना इंस्ट्रूमेंट के 25 सेंटीमीटर दूर पर रखा है और तब आप जो एंगल वो आंख पर बना रहा है दैट इज द अल्फा एंगल, ठीक है बच्चों। तो यहां पर आपका, और मैंने दूसरा बताया था कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जो यहां पर जो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप है उसका जो आवर्धन है दैट इज द मैग्निफिकेशन पावर जो उसकी है, मैग्निफिकेशन पावर आवर्धन क्षमता बच्चों। मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 10 बीटा डिवाइडेड बाई 10 अल्फा, ठीक है। बीटा कौन सा एंगल है, प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, मतलब प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, डिवाइडेड बाय 10 अल्फा कौन सा एंगल है बच्चों, जब इंस्ट्रूमेंट नहीं लगा है और सिंपल आपने वस्तु को बाहर रखा है और कितनी दूरी पर रखा है, डी दूरी पर, डी मतलब 25 सेंटीमीटर पर, और उसके बाद जो एंगल बन रहा है वो अल्फा है बच्चों। इसका इंस्ट्रूमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो वो जबरदस्ती हम यहां पर क्या करते हैं, उसको इंस्ट्रूमेंट पर सॉल्व करते समय 10 अल्फा की वैल्यू बाहर से निकाल के यहां पर रखते हैं, ठीक है। तो दैट इज द कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा है। तो यहां पर आप जानते हो कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप जैसा कुछ नहीं होता, एक मैग्नीफाइंग ग्लास कॉन्वेक्स लेंस होता है बच्चों। जो मैग्नीफाइंग कॉन्वेक्स लेंस होता है, आप देखना कभी मैग्नीफाइंग कॉन्वेक्स लेंस अपनी लाइब्रेरी वो लेबोरेटरी में, प्रयोगशाला में, तो आप देखेंगे कि उससे आपको चीजें बड़ी दिखती है। अब आपको कॉन्वेक्स लेंस के 6 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं बच्चों। आपको वो पता होना चाहिए कि कॉन्वेक्स लेंस अगर वस्तु इन्फानाइट पर रखी है तो कॉन्वेक्स लेंस फोकस पर प्रतिबिंब बनाता है, इन्फानाइट और 2f के बीच में रखी है तो फिर आगे 2f से इधर वो सॉरी f और 2f के बीच में प्रतिबिंब बनाएगा। 2f पर यहाँ 2f1 पर रखा है तो यहाँ 2f2 पर बनाएगा प्रतिबिंब। ये सारे के सारे रियल प्रतिबिंब बनते, उल्टे बनते, इस तरफ बनते। लेकिन जो आपका छठवां प्रतिबिंब बनता है कि कॉन्वेक्स लेंस का, कि यदि वस्तु को, सुनना जरा बात को, यदि वस्तु को इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है, तब बच्चों प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। कॉन्वेक्स लेंस से जितने प्रतिबिंब बनते हैं वो रियल बनते हैं। ये वाला केवल ऐसा कंडीशन है जिसमें प्रतिबिंब क्या बनता है बच्चों, आभासी बनता है। कहां पर रखते हैं वस्तु को, वस्तु को फोकल लेंथ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। तो क्या होता है बच्चों कि अगर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो 2 रे मिलनी चाहिए। तो देखो, एक रे मैंने आपको बता रखा है कि एक रे अगर समांतर खींचेंगे आप प्रिंसिपल एक्सेस के, तो ये समांतर गया तो कन्वर्ज होके ये फोकस से होके जाएगा और ये रे आपकी इधर चलेगी। दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से अगर आप पास करते हैं बच्चों तो ये इधर जा रही। अब देखो ये 2 रे इधर डाइवर्ज हो रही बच्चों, यहां इनके मिलने के कहीं चांस नहीं है। अगर इन 2 रे को मैं पीछे मिलाता हूं तो ये पीछे मिल रहे हैं बच्चों। तो ये आपका, जब इस 2 रे को मैंने पीछे बढ़ाया तो ये यहां मिला बच्चों।
तो ये दो रो मिलने के कारण देखो यहां पर इस वस्तु O का प्रतिबिंब A डैश B डैश बन गया। ये क्या है, कुछ नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस की छठवीं वाली कंडीशन है। जब आपका वस्तु कहां पर होता है बच्चों, जब आपकी वस्तु ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होती है, तो आपका वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो जो वो घड़ी सही करने वाले होते हैं ना, आंख पे लगाते हैं बच्चों, वो यही वाला सिंपल माइक्रोस्कोप लगाते हैं ताकि वो छोटी चीज को सीधा भी देख पाए और बड़ा भी देख पाए। ठीक है बच्चों, सीधा भी देख पाए और बड़ा भी देख पाए, तो उसमें हम इसको यूज करते हैं। हम यहां पर ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा इसके फॉर्मूले पर आते हैं और फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, अच्छा आप देख यहां से रहे हैं, ठीक है ओके। तो यहां पर बच्चों ये वस्तु रखी है आपकी, देखो ये आपकी वस्तु रखी है, इज इट क्लियर। तो 10 ये देखो ये आवर्धन क्षमता होगी बच्चों, कितना गुना बड़ा है कितना गुना छोटा है, आवर्धन क्षमता। तो आवर्धन क्षमता इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, जहां पर बीटा कौन सा कोण है कि अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण। 10 बीटा क्या है बच्चों, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, ये 10 बीटा। और 10 अल्फा क्या है, वस्तु को दी दूरी पर रखने के बाद जो कोण बना है वो क्या है आपका 10 अल्फा है। ठीक है बच्चों, 10 अल्फा है। अब आप इसमें वैल्यू निकाल सकते हो। सबसे पहले 10 अल्फा की वैल्यू निकालो। तो देखो 10 अल्फा का चित्र से कोई लेना देना, यहां इंस्ट्रूमेंट से कोई लेना देना नहीं है। यहां पर आपने बाहरी दुनिया में वस्तु को रखा, ए बी को रखा बच्चों, जिसकी हाइट HO है, और आपने दी दूरी पर अपनी आंख रखी और फिर ये अल्फा, ये एंगल बना दिया। दिस इज द 10 अल्फा। तो यहां पर देखो बच्चों 10 अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा, देखो देखो 10 अल्फा बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है बच्चों, HO, वस्तु की हाइट, वस्तु की ऊंचाई बटे D। ओके बच्चों, ये मिनिमम डिस्टेंस है 25 सेंटीमीटर एक स्वस्थ आदमी के लिए। ठीक है, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू HO अपॉन D बच्चा H। और 10 बीटा कितना होगा बच्चों, लिसन मी केयरफुली। 10 बीटा किससे निकालूंगा मैं, सुनना जरा बात को। 10 बीटा इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे हम, 10 बीटा इज इक्वल टू, देखो इन ट्रायंगल आपने मान लिया जाए, ये आप O, यहां पर ये O आप मानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इन ट्रायंगल A डैश B डैश O, देखो बच्चों देखो मैं यहां पर बनाता हूं, जरा फील करना बात को। देखो ये A डैश B डैश, ये HI। अब देखो ये 10 बीटा है। अब सुनना मेरी बात को, क्योंकि हमें इसके हाइट के बारे में जानकारी भी नहीं है, ये कितना दूर बना है इसके बारे में भी जानकारी नहीं है कि कितना दूर आपका इमेज बन रहा है। लेकिन देखो इसी के रास्ते में ये भी तो आ रहा है वस्तु, देखो A और B भी तो इसी के रास्ते में आ रहा है बच्चों। तो देखो ये दोनों त्रिभुज सर्वांसम है, मतलब ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, आप लिख सकते हैं सर्वांसम त्रिभुज है। तो बच्चों मैं क्यों ना इस छोटे वाले त्रिभुज को लूं, क्योंकि उससे फायदा क्या होगा मेरे बच्चों, मुझे पता है मैंने वस्तु कहां पर है, मुझे पता है वस्तु की डिस्टेंस यहां से कितनी है, वो UE है बच्चों। ओके, इसको आई पीस बोलते हैं। जो आंख के नजदीक होगा बच्चों उसको क्या बोलेंगे हम, आई पीस बोलेंगे। जो आंख के नजदीक, जो कॉन्वेक्स लेंस आंख के नजदीक होगा उसको आई पीस बोलेंगे हम। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में आपको पता चलेगा क्यों कह रहे हैं हम ये सब। ठीक है, तो देखो ये वस्तु की ऊंचाई कितनी है HO, और ये वाली दूरी कितनी है बच्चों UE। तो दैट 10 बीटा इज इक्वल टू हाउ मच बच्चों, तो यू कैन से दैट HO डिवाइडेड बाय UE। अब यहां आप ये गलती मत कर देना कि सर ये भी D होगा, ना 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 ना, डी तो बिल्कुल बाहर की दुनिया की बात है कि जब आपने 25 सेंटीमीटर दूर पर वस्तु रखी है बिना इंस्ट्रूमेंट के। तो देखो अगर आप यहां दोनों माइनस माइनस भी लेंगे तो ऑल दो ये 10 की वैल्यू है उसमें लेंथ लेते हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। तो आपने 10 अल्फा की वैल्यू भी निकाल दी, बीटा की वैल्यू भी निकाल दी। तो बताओ कि इस लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी है, कि ये कितने आवर्धन क्षमता इसकी होती है बच्चों। तो यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो देन आवर्धन क्षमता किससे डिनोटेट करते हैं, आवर्धन क्षमता को m से बच्चों। तो देन आवर्धन क्षमता m इज इक्वल टू 10 बीटा। 10 बीटा कितना है बच्चों, बीटा की 10 बीटा इज इक्वल टू
टेन बीटा डिवाइडेड बाई टेन अल्फा। अगर आपके पास टेन बीटा बीटा टेंस कर रहा है, अल्फा टेंस कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बीटा और अल्फा बहुत छोटे कोण है। तो इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों? टेन बीटा की वैल्यू कितनी है? दैट इज द एच ओ अपॉन यू ई डिवाइडेड बाई टेन अल्फा। कितना है बच्चों? डिवाइडेड बाई टेन अल्फा है आपका एच ओ अपॉन डी। तो देखो इसमें क्या होगा बच्चों कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन पावर कितनी आ गई बच्चों? डी अपॉन यू ई। डी अपॉन यू ई। ये किसकी आवर्धन क्षमता आई बच्चों? ये आवर्धन क्षमता आई सूक्ष्मदर्शी की। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होगी बच्चों? डी बाई यू ई। कितना हो गया बच्चों? डी बाई यू ई। अब सुनो, डी क्या थी? मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टिक डिस्टेंस की जो हम किसी वस्तु को बिल्कुल सही देख सकते हैं वो डिस्टेंस। यू ई क्या थी? जहां पर वास्तव में वस्तु को जब आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं और जहां पर वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की दूरी। तो m इज इक्वल टू डी अपॉन यू ई। अगर आप दोनों लेफ्ट हैंड साइड में ले रहे हैं तो ये अगर आपकी किताब में इसको भी माइनस इसको भी माइनस लिया है और फिर प्लस किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम इसको साइन कन्वेक्शन के तरीके से भी यूज कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, और सुनो, अगर आपकी किताब में यू ई न दिख के यू दिया है तो भी कोई समस्या नहीं है। हमने आई पीस को लेके यहां पर किससे डिनोटेड कर दिया? इसको यू ई कर दिया। अब बच्चों इसकी आती है दो कंडीशन। इसकी आती है दो कंडीशन। अब वो दो कंडीशन कौन कौन सी होने वाली है? देखो, आवर्धन का फॉर्मूला हो गया सरल सूक्ष्मदर्शी का डी अपॉन यू ई। तो इसकी दो कंडीशन कौन कौन सी आ रही है बच्चों? ठीक है, दो कंडीशन। केस नंबर फर्स्ट, इसकी दो कंडीशन कौन कौन सी आती है? केस नंबर फर्स्ट, केस नंबर फर्स्ट, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन। ये अधिकतम आवर्धन क्षमता कितनी होगी बच्चों इसकी? तो फॉर अधिकतम आवर्धन क्षमता, फॉर मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, अधिकतम आवर्धन क्षमता कब बनेगी बच्चों? अधिकतम आवर्धन क्षमता इसकी कब बनेगी? अधिकतम आवर्धन क्षमता के लिए बच्चों अंतिम प्रतिबिंब पता कहां पर बनना चाहिए? अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बनना चाहिए। अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर, अधिकतम आवर्धन के लिए अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बनना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या है कि यदि अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बनता है तो उसमें यह सरल सूक्ष्मदर्शी सबसे वस्तु को सबसे बड़ा दिखा सकता है। समझो जरा बात को कि अगर किसी हम इसको ऐसे एडजस्ट कर दें कि वस्तु को, मतलब समझो जरा बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि देखो तुम्हारी जो वस्तु है ना वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है। तो आपको ये वस्तु ऐसे इसको फोकस करना है कि इसका प्रतिबिंब कहां पर बन जाए? डी दूरी पर बन जाए। तो तब उस कंडीशन, न इधर और न उधर, तो इस कंडीशन में पता क्या होगा? इसका सबसे बड़ा प्रतिबिंब होगा ये, ठीक है। इसका सबसे बड़ा प्रतिबिंब होगा, न पीछे न आगे। पीछे भी जाएगा तो कुछ और होने वाला है, आगे भी जाएगा तो कुछ और होने वाला है। तो अगर डी पर बनता है तो इसका सबसे, मतलब वस्तु से सबसे बड़ा ये बनने वाला है, ठीक है बच्चों। वस्तु से सबसे बड़ा बनने वाला है वो कंडीशन कि अगर आपका केस ना अधिकतम आवर्धन क्षमता चाहिए तो आपका प्रतिबिंब कहां पर बनना चाहिए? डी पर बनना चाहिए। तो अब यहां पर डी पर बनना चाहिए तो क्या होगा बच्चों? तो लिसन मी केयरफुली, मतलब आपकी वस्तु कहां पर होनी चाहिए? माइनस यू ई पर जो भी दूरी होगी। अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनना चाहिए? माइनस डी पर बनना चाहिए। अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनना चाहिए? डी पर बनना चाहिए। तो बच्चों अब मुझे लेंस का फॉर्मूला लगाना, क्योंकि यहां पर तो एक लेंस ही तो यूज कर रहे हैं हम। तो लेंस के फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। क्या होता है बच्चों? 1/v माइनस 1/u। अब सुनना, में दर्पण में यहां पर प्लस होता है बच्चों, दर्पण में यहां पर क्या होता है? प्लस होता है। लेकिन यहां हम क्या करेंगे बच्चों? माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में लेंसेज का यूज करेंगे। लेकिन जब हम रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की बात करेंगे,
बड़ा इंटरेस्टिंग है। लास्ट वाला टॉपिक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, मतलब परावर्ती खगोलदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी की बात करेंगे। वहां हम मिरर का यूज करेंगे बच्चों। किसका यूज करेंगे? मिरर का यूज करेंगे। उससे पहले हम सब क्या करेंगे? ये लेंसेज का यूज करने वाले हैं। तो दैट्स 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसमें वैल्यू रख दो इस वाली कंडीशन का, 1/f इज इक्वल टू 1/v। v कितना कहां पर बनना चाहिए? d पर, माइनस डी माइनस 1/u कहां पर? माइनस ue। तो यहां से बच्चों आप निकालो व्हाट इज द ue। यू कैन सॉल्व वैल्यू, ठीक है, 1/ue वैल्यू निकालो। u प्लस हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/ माइनस डी प्लस 1/ue। क्यों बोलना चाह रहा हूं मैं? तो यहां से 1/ue इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों? 1/f, और ये इधर आएगा तो प्लस 1/d। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है, जो हमारा मैग्निफिकेशन का बेसिक फॉर्मूला है इसके लिए, वो क्या है? d/ue। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? d इंटू 1/ue। तो अब क्या किया, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख दो। दिख रहा है? इक्वेशन नंबर 1 लिख दो इसको, ठीक है। थोड़ी नीचे लिख लेता हूं ना, इसको लिख लो इक्वेशन नंबर 1। कौन सा? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू d/ue, और ये लिख सकता हूं मैं d इंटू 1/ue। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखना, यहां से 1/ue की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, तो तब मैग्निफिकेशन, इस वाले केस के लिए आवर्धन क्षमता कितनी आ जाएगी बच्चों? d इंटू 1/ue। 1/ue क्या है बच्चों? 1/f प्लस 1/d। अब इसको अंदर ले जाओ, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, ये अंदर गया d/f प्लस d/d। तो क्या हो गया बच्चों? ये 1 हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू d/f प्लस 1। आपकी किताबों में सामान्यतः तो मैग्निफिकेशन क्या लिखा होगा? 1 प्लस d/f। तो ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है बच्चों। ये क्या है आपका? मैक्सिमम मैग्निफिकेशन आ गया। कि अगर आपको सिंपल माइक्रोस्कोप से मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, अधिकतम आवर्धन क्षमता चाहिए, आवर्धन चाहिए कि कितना गुना बड़ा हो सकता है, तो वो क्या है बच्चों? m इज इक्वल टू 1 प्लस d/f, सबसे ज्यादा। और सुनना बच्चों, लेकिन है तो ये मैक्सिमम, लेकिन इसके साथ एक समस्या है बच्चों। आप फील करना जरा से कि जब आप वो सिंपल एक कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, और आप जब उससे देखते हैं ना अपनी आंख में, प्रयोगशाला में देख सकते हैं आप, तो थोड़ी देर बाद आपकी आंख दर्द कर देती है। आप मैक्सिमम आवर्धन देखेंगे तो आपकी आंखें दर्द कर देती है। तो ये मैक्सिमम तो मिलता है बच्चों, लेकिन इससे ना आंखों पर जोर पड़ता है, इसलिए इस कंडीशन को जनरली नहीं लेते हैं। ऑल्दो है तो मैक्सिमम आवर्धन, लेकिन क्या करें जब हमारे लिए व्यवहारिकी नहीं है, आंखें दर्द हो रही है इसको देखने से लिए, तो इससे क्या होता है बच्चों? स्ट्रेन ऑन आईज, इससे आंखों पर जोर पड़ता है। इससे क्या पड़ता है? आंखों पर जोर पड़ता है। तो इस कंडीशन को हम बहुत ज्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है। ये आंख पर क्या? स्ट्रेन और आईज, स्ट्रेन आई, ये आंखों पर क्या मारता है बच्चों? जोर मारता है, ठीक है। तो इसलिए दूसरी कंडीशन को यूज करते हैं मिनिमम मैग्निफिकेशन वाली। हालांकि मिनिमम है, लेकिन फिर भी यूज करते हैं बच्चों। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। देखो यहां पर क्या किया कि अंतिम मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कब मिलेगा? जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बने। तो हमें माइक्रोस्कोप ऐसा सेट करना है कि डी पर आपका अंतिम प्रतिबिंब बने। जब अंतिम प्रतिबिंब डी पर बनेगा तो लेंस का फॉर्मूला यूज करके हमने मैग्निफिकेशन पावर निकाल दी 1 प्लस d/f, जहां डी क्या है बच्चों? d है मिनिमम दूरी 25 सेंटीमीटर जो स्वस्थ आइज के लिए, और f क्या है? इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ। ओके बच्चों, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। देन वी विल स्टडी केस सेकंड। अब हम किसकी स्टडी कर रहे हैं बच्चों? केस सेकंड की, इसी में, और फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है बच्चों, तो हाँ ठीक है, तो दैट्स केस नंबर सेकंड। ओके, केस नंबर सेकंड किसके लिए भाई? फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, मतलब फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट। ठीक है,
मीन्स और इसी का दूसरा नाम है कि मिनिमम आवर्धन के लिए, दैट इज द न्यूनतम आवर्धन के लिए, न्यूनतम आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता के लिए कब बनेगा? न्यूनतम आवर्धन क्षमता कब प्राप्त होती है बच्चों? जब आपका अंतिम प्रतिबिंब इनफाइनाइट पर बनता है। जब आपका अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है बच्चों? इनफाइनाइट पर बनता है, मतलब वो जो कोई जरूरी नहीं डी डिस्टेंस पर, वो इनफाइनाइट पर आपका बनता है। तो अंतिम न्यूनतम आवर्धन क्षमता कब बनेगी? आवर्धन क्षमता के लिए अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है बच्चों? अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनता है? अंतिम प्रतिबिंब बनता है बच्चों अनंत पर, इनफाइनाइट पर। ठीक है, तो इनफाइनाइट पर आपका अंतिम प्रतिबिंब बनेगा बच्चों। तो यू कैन सॉल्व दिस वेरी मैनर। तो यू कैन देखो, ये अंतिम प्रतिबिंब इनफाइनाइट पर बन रहा है, तो वही चीज 1/f इज इक्वल टू क्या बच्चों? 1/v माइनस 1/u। तो इसमें आप क्या कर दो? वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों। तो क्या हो जाएगा? ये 1/f इज इक्वल टू 1/ अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बना? इनफाइनाइट पर, माइनस 1/ और u की जगह पर क्या था? ue, वही माइनस का, तो दैट इज माइनस ue। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहां पर 1/ue इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/f। तो ये वैल्यू अगेन आपको कहां पर सब्स्टिट्यूट करनी? वही इक्वेशन नंबर 1 में। कौन? जो आपका मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या था? d इंटू 1/ue था। इसमें वैल्यू पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा इसके लिए आवर्धन क्षमता? न्यूनतम आवर्धन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू d इंटू 1/f, 1/u की जगह पर 1/f। तो m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? d/f। ये न्यूनतम आवर्धन है, लेकिन जनरली यही प्राप्त किया जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल से निकल जाता है और इससे आंखों पर जोर नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, इससे आंखों पर जोर नहीं पड़ता है। समझ में आ रही बात? तो अब मुझे यह बताओ कि जो सरल सूक्ष्मदर्शी था, जो ये सरल सूक्ष्मदर्शी है बच्चों, इसकी जो आवर्धन क्षमता है सबसे कम, इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर है कहां से कहां बिलोंग कर रही है बच्चों? मैग्निफिकेशन पावर इसकी जो बिलोंग कर रही है, सबसे छोटा क्या है? d/f। और सबसे बड़ा क्या है बच्चों? जो पहली वाली कंडीशन थी केस पर क्या था? 1+d/f। तो जो अच्छा, ग्रेटर देन, ओके, जो आपका सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन कितना गुना बड़ा करेगा या कितना गुना, तो कितने किसके बीच में हो सकती है? d/f गुना से और 1+d/f गुना तक ये करता है। लेकिन जनरली हम इसको ऑब्टेन करते हैं क्योंकि वो आसानी से नॉर्मल आइज से हम उसको देख सकते हैं। अब सुनना मेरी बात को, सरल सूक्ष्मदर्शी मैक्सिमम 5 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, 9 टाइम ग्रेटर कर सकता है बच्चों। ओके, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी डाटा कि 9 टाइम ग्रेटर कर सकता है। वैसे ये 5-6 गुना बड़ा कर सकता है। मतलब जैसे ये 2 मीटर है, ये मतलब 2 सेंटीमीटर है सपोज दैट, तो मैक्सिमम ये इसका 6 गुना तक बड़ा इसको कर सकता है। लेकिन अगर मुझे और बड़ा करना है ऑब्जेक्ट को, तो विजुअल एंगल को बढ़ाना पड़ेगा। तो वो कैसे मुझे करना है? तो बच्चों उसके लिए अगर मुझे 8 गुना, 12 गुना, 17 गुना, 20 गुना चाहिए, तो उसके लिए सरल सूक्ष्मदर्शी के बजाय हम क्या यूज करेंगे? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आप लगाएंगे बच्चों कि वस्तु को न्यूनतम दूरी पर रखा है या अंतिम प्रतिबिंब d दूरी पर बना है, तो ये वाली कंडीशन, और प्रतिबिंब अनंत पर बनना है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अरे बात समझ में आ रही है? तो उस क्वेश्चन के हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला ठीक है, लेकिन कहीं आपको ये फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा, कहीं आपको ये फॉर्मूला भी लगाना पड़ेगा प्रश्न के अनुसार। ठीक है, ओके, तो पहले हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ लेते हैं और देन उसके बाद हम क्वेश्चन को क्या करते हैं बच्चों? सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, इनमें अगर नेगेटिव नेगेटिव साइन लिया है और फिर कैंसिल किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। ठीक है, ओके। तो नाउ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अब आपको क्या बनाना है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ओके बच्चों, आपको क्या बनाना है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप।
कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ओके, तो बच्चों कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम दो कॉन्वेक्स लेंस यूज करने वाले हैं। बहुत सारे कॉन्वेक्स लेंस बच्चों, जब हम सूक्ष्मदर्शी बनते हैं तो बहुत सारे कॉन्वेक्स लेंस यूज हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या यूज करने वाले हैं, दो कॉन्वेक्स लेंस यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो दैट्स एक कॉन्वेक्स लेंस की फोकल दूरी छोटी कम होगी और एक कॉन्वेक्स लेंस की फोकस दूरी क्या होगी बच्चों, बड़ी होगी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अब देखो बच्चों, ये अब अच्छा सही बन गया ना, चलो ये खींच लिया मैंने। ओके, और इसको मैं थोड़ी सा सही कर लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर एक की फोकस दूरी बड़ी है और फोकल लेंथ ज्यादा है, एक की फोकल लेंथ कम है बच्चों, आपको ये दिख ही रहा है। अच्छा, जिसके नजदीक, सुनते जाना, जिसके नजदीक ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब ये लेंस के नजदीक ऑब्जेक्ट रखा है, तो इस उत्तल लेंस को हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट लेंस। इसको क्या बोलेंगे हम, वस्तु लेंस। दैट इज द, क्या बोलेंगे इसको, ऑब्जेक्ट लेंस। वस्तु लेंस भी बोल सकते हैं आप, ऑब्जेक्ट लेंस, क्योंकि इसके नजदीक हमने क्या रखा है, वस्तु रखी है बच्चों। इसके नजदीक हमने क्या रखा है, वस्तु रखी है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो ना, वस्तु ए भी आपने ये रखी है। ठीक है बच्चों, इज इट क्लियर। हाँ, ओके, समझ में आ रही बात। अब क्या है बच्चों कि वस्तु, अच्छा हाँ, और जिधर जिसके मत देखो, हमारी आईज इधर होगी, यहीं से तो देखेंगे हम, हमारी आईज इधर है बच्चों, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, आईपीस लेंस। इसको क्या बोलेंगे हम, आईपीस लेंस। इसकी फोकल दूरी ज्यादा होती, फोकल लेंथ ज्यादा, इसकी फोकल लेंथ कम है बच्चों। ठीक है, ओके। अब आप क्या करेंगे बच्चों कि यहां पर वस्तु ऐसी जगह पर रखते हैं, पहली वाली कंडीशन में नहीं, आप फोकस से नीचे रखते हैं वस्तु, फोकस से सॉरी पीछे रखेंगे, ताकि आपका जो इसका इमेज बने, पांचवी कंडीशन, वो चौथी कंडीशन का इमेज, कि ये इमेज कैसे बनेगी बच्चों, देखो एक किरण आई ये, और ये क्या हो जाएगी बच्चों आपकी, फोकस से होके ऐसे चलेगी। यस एंड नो बच्चों, जब पैरेलल आएगी, इसके समांतर आएगी, तो फोकस से होकर निकलेगी। दूसरी वाली ऑप्टिकल सेंटर से जो रेज आती है वो बिना डेविएट हुए चले जाती है बच्चों, बिना डेविएट हुए चले जाती है। तो आपको दो रे कहां पर मिल गई, दो रे आपकी यहां पर मिल रही, तो इसका प्रतिबिंब आपका कहां पर बन रहा है बच्चों, इसका प्रतिबिंब मैं सही से बना देता हूं, इसका प्रतिबिंब, ओके, यहां पर दो रे मिल गई ना, तो इसका प्रतिबिंब बन गया यहां। ठीक है बच्चों, दिस इज द ए डैश बी डैश। इज इट क्लियर बच्चों, इसका प्रतिबिंब बन गया यहां पर। अब सुनना जरा बात को ध्यान से, किसने बनाया ये प्रतिबिंब, इस लेंस ने, ऑब्जेक्ट लेंस ने। आपकी वस्तु निश्चित ही फोकस से पीछे होगी, अदरवाइज ये यहां बना देता प्रतिबिंब, सिंपल माइक्रोस्कोप वाला। लेकिन आपको वस्तु इतनी दूर रखनी है कि इसके फोकस से पीछे बने, ताकि वो इन्वर्टेड बना दे रियल। अच्छा, ये प्रतिबिंब रियल बन रहा ना, वास्तविक बन रहा, वास्तव में रे मिलकर बन रही है, तो ये। अब सुनना बच्चों, वस्तु का प्रतिबिंब इस ऑब्जेक्ट ने ये बनाया, ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, और हम इसको ऐसे एडजस्ट करते हैं कि जो इसकी इमेज बनती है, इसकी जो फोकल लेंथ है बच्चों, जो फोकल पॉइंट है वो यहां है। एफ ई का मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, इज इट, और एफ ओ होगा तो फोकस लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस। याद रहेगा, याद रहेगा, एफ ई का मतलब फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। तो बच्चों फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, और इसका ऑप्टिकल सेंटर ये है। ठीक है बच्चों, इसका ऑप्टिकल सेंटर ये है। तो आप मुझे बताओ, सोच के बताना, कि इस लेंस के लिए ये जो कि आभासी प्रतिबिंब है, इसका वास्तविक प्रतिबिंब है, इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा, पहली चीज। और ये वस्तु आपकी इस लेंस के फोकस पॉइंट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। तो कॉन्वेक्स लेंस की कौन सी कंडीशन हो रही है, ये सिक्स्थ वाली। कैसा, इस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा, और इसी की तरफ बनेगा,
इरेक्ट, और जैसे ये है वैसे ही इसका प्रतिबिंब भी बनने वाला है, क्योंकि यहां पर देखो ये वस्तु, इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए इसके फोकल बिंदु और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है बच्चों। तो यहां से देखो मैं दो रेज डालने वाला हूं, यहां से दो रेज डालने वाला हूं, एक तो समांतर, समांतर वाली क्या होगी बच्चों, जब आपने समांतर डाली तो ये क्या हो जाएगी, डेविएट होके ऐसे चली जाएगी। और एक ऑप्टिकल सेंटर से जब आप डालोगे तो ऑप्टिकल सेंटर से बच्चों ये क्या हो रही है, दरअसल डेविएट हो रही है। ये दोनों रे क्या हो रही है, डेविएट, कहीं नहीं मिलेगी, ये कहीं नहीं मिलेगी। इज इट क्लियर? ये रे क्या हो रही है, डेविएट हो रही है। तो जब आप इनको पीछे बढ़ाओगे, इन दो रेस को आप पीछे बढ़ाओगे बच्चों, ये दो रेस को आप पीछे बढ़ाओगे कहीं भी इधर, तो बच्चों ये इधर मिलेगी, ठीक है। ये दोनों रे कहां मिलेगी, यहां मिल सकती है। तो यहां पर आपको जहां भी ये मिल रही है, दैट्स लाइक दैट हियर दैट आर मीटिंग, ये दोनों रे आपकी यहां पर क्या हो रही है बच्चों, मिल रही है। तो आपको यहां पर बी डबल डैश ए डबल डैश अंतिम प्रतिबिंब मिल जाएगा। देखो ये वाली कंडीशन जो है ना, जस्ट सिंपल माइक्रोस्कोप वाली कंडीशन है, केवल अंतर यह है कि यहां आपका ऑब्जेक्ट उल्टा है, जो कि आभासी, जो कि इस ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब है, इस लेंस के लिए वो आभासी वस्तु का कार्य करेगा, ए डैश बी डैश। यस एंड नो बच्चों, हाँ ना बोलो, एकदम क्लियर है। अब मेरा प्रश्न आपसे यह है कि बीटा एंगल कौन सा लूं मैं, तो देखो आप बीटा एंगल अंतिम प्रतिबिंब पर इसके द्वारा बना कोण, तो देखो बच्चों बीटा एंगल आपका ये है, लेकिन अल्फा कौन सा है, अल्फा का क्या इंस्ट्रूमेंट से लेना देना है, ना 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 ना, अल्फा तो हमने अपनी न्यूड आइज से लिया है जब वस्तु को हमने डी डिस्टेंस पर रखा था, मतलब अलग सा, उसकी कहानी बिल्कुल अलग चल रही है बच्चों, ठीक है। कि यहां पर अल्फा एंगल लिया है जब ये दूरी क्या थी, कैपिटल डी, जो कि सामान्य आदमी के लिए 25 सेंटीमीटर है ना, और ये वस्तु की ऊंचाई जो भी थी ए बी, अब मैं एच ओ लूं या जो भी लूं तो टेन अल्फा, तो यहां से टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना है, एच ओ डिवाइडेड बाई डी। इज इट क्लियर? तो देखो इस वाले ने इतना बनाया, इसने इतना बनाया, तो देखो बच्चों वास्तव में आपको ये पूरा कंप्लीट चित्र आपको दिया नहीं जाता है, वास्तव में ऐसा नहीं देखते हम, इसको फिर सुलटा कराया जाता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट में लेंस लगा के इसको फिर सुलटा कराया जाता है, लेकिन बेसिक प्रिंसिपल आपका सारा ये है, बेसिक प्रिंसिपल आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप का ये है। अब आपको केवल इसका डेरिवेशन क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है, आपको इसका डेरिवेशन क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले टेन बीटा का एंगल मैं निकाल लूं, टेन बीटा, हाउ कैन वी फाइंड आउट टेन बीटा, अच्छा हाँ, दूरियां लेनी है, पहले क्या लेनी है बच्चों, डिस्टेंस लेनी है। सबसे पहले सुनो जरा, ये वस्तु थी, तो देखो वस्तु, सबसे पहले वस्तु यहां पर थी, ये ऑब्जेक्ट था, तो वस्तु से ऑब्जेक्ट की मतलब जो ऑब्जेक्ट लेंस के बीच की दूरी क्या है बच्चों, यूओ है, वस्तु से ऑब्जेक्ट लेंस के बीच की दूरी यूओ है। इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर बना था ए डैश बी डैश पर, तो ये दूरी देखो जरा ध्यान से देना, बी ओ, अरे ये इमेज की दूरी है ना बच्चों, ये इमेज की दूरी है ना, वस्तु ऑब्जेक्ट के द्वारा बना इमेज की दूरी वीओ। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर माय स्टूडेंट? अब सुनो बच्चों, इस टाइम देखो ये वाली डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट के लिए जो भी है, ये डिस्टेंस आपकी होगी बच्चों यूई, क्या है, आई पीस से, क्योंकि आई पीस के लिए आभासी वस्तु का कार्य ये कर रहा है, तो ये हो गया यूई, ये क्या हो गया बच्चों, यूई हो गया। इज इट क्लियर? ये आई पीस है ना, तो ई फॉर आई पीस, तो आई पीस के लिए वस्तु का कार्य इस प्रतिबिंब ने किया, तो ये डिस्टेंस क्या होगी, यूई आपको हो गया। और अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बना, ये डिस्टेंस होगी वी। हालांकि इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें नहीं पता वो कितनी दूर बन रहा है, ठीक है बच्चों, इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली, लेकिन फिर भी बता सकते हैं आप कि ये अंतिम प्रतिबिंब की दूरी है जो वस्तु ने बनाया है। अब आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, टेन मैग्निफिकेशन वही m इज इक्वल टू टेन बीटा अपॉन टेन अल्फा। टेन अल्फा तो सॉरी मैंने मिटा दिया, फिर टेन अल्फा, टेन अल्फा की वैल्यू क्या थी बच्चों, टेन अल्फा था आपका एच ओ अपॉन डी,
क्या था बच्चों, ये वस्तु की हाइट डिवाइडेड बाय मिनिमम डिस्टेंस, कैपिटल डी। अब टेन बीटा इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, टेन बीटा इज इक्वल टू कितना होगा, टेन बीटा, देखो अगेन भाई, देखो ये वाला, देखो यहां से लेकर और यहां तक, तो देखो इसको मैं इधर बना लेता हूं थोड़ी सा, अरे कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ये है आपका बी डबल डैश ए डबल डैश, ओके बच्चों, ये आपका बीटा था। देखो रास्ते में मेरा ये भी तो है, तो मैं क्यों ना इसको लूं भाई, क्योंकि इसमें फायदा क्या होगा, मुझे ये डिस्टेंस भी पता है और ये डिस्टेंस भी पता है, तो वी कैन सॉल्व वेरी इजी दैट मैनर। तो ओके इसको मैं निकाल सकता हूं, तो मैं यहां से लिख सकता हूं टेन बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, टेन बीटा इज इक्वल टू ये कितना था बच्चों, यू ई, दैट इज द कितना था वो, यू ई था आपका, यस एंड नो बच्चों, टेन बीटा दैट्स सॉरी टेन बीटा इज इक्वल टू दैट, तो कितना है बच्चों ये ए डैश बी डैश अपॉन दैट्स, दिस इज द यू ई, आई पीस का जो ऑब्जेक्ट की क्या है बच्चों, डिस्टेंस है। इज इट क्लियर, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, एकदम क्लियर आ रही है, ठीक है। तो दैट्स यहां पर, अब मुझे क्या करना है, मेरे पास, मैं मिटा रहा हूं बच्चों इसको, है मेरे पास जो चैलेंजिंग काम है, वो चैलेंजिंग काम है, नॉट चैलेंजिंग काम, मुझे जो निकालना है वो निकालना है ए डैश बी डैश, अगर मुझे मिल जाए ए बी के टर्म में तो काम हो जाए बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट मैं जानता हूं मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस क्या होता है बच्चों, लेंस का आवर्धन जो होता है बच्चों, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस बराबर होता है v अपॉन यू, और दर्पण का होता है बच्चों माइनस v अपॉन यू, माइनस v अपॉन यू किसका होता है बच्चों, मिरर का होता है, और आपका लेंस का क्या होता है बच्चों, v अपॉन यू होता है। इज इट क्लियर बच्चों, इज इट क्लियर। तो ऑब्जेक्ट के लिए अगर मैं लूं, किसके लिए, मैग्निफिकेशन फॉर्म्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट लेंस, इस ऑब्जेक्ट लेंस ने कितना आवर्धन बनाया, कितना गुना बड़ा किया या कितना गुना छोटा बनाया, तो कैसे लिखने वाले हैं बच्चों, v अपॉन यू। तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि आप इसको विथ ए साइन लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, विथ ए साइन लेंगे। तो देखो ऑब्जेक्ट द्वारा जो बना प्रतिबिंब है, ऑब्जेक्ट द्वारा जो बना प्रतिबिंब है, तो देखो v, ये प्रतिबिंब, ये डिस्टेंस कितना है दरअसल v, देखो राइट हैंड साइड में, और ये किस में है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो आप लिख सकते हो वी ओ डिवाइडेड बाई माइनस यू ओ बच्चों। और ऑल्सो इसको आप किससे डिनोटेड करते हो बच्चों, या ऑल्सो आप इसको डिनोटेड करते हैं ए वी ओ ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी। अब देखना जरा से, ए डैश बी डैश नीचे था ना, तो ये माइनस ए डैश बी डैश, अरे वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, इज इट क्लियर। तो दैट्स यही फॉर्मूला हम आधे रास्ते में क्या कर सकते हैं, मतलब देखो ये, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि लेंस का आवर्धन फॉर्मूला आपने पता क्या पढ़ा है, m इज इक्वल टू वी अपॉन यू, विथ साइन रखते थे, और एच आई अपॉन एच ओ, किसमें, विथ साइन रखते थे बच्चों, विथ साइन, ये थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर वैल्यू रखो, कितना हो जाएगा, दैट्स एम ओ इज इक्वल टू, ये जो आपकी वैल्यू है माइनस ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ओके बच्चों, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। तो यहां पर यू कैन से दैट कि ए डैश बी डैश, यहां पर इससे देखो तो कितना आ रहा है, ये इससे देखो, यहां से ए डैश बी डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, ये इधर इन दोनों से ए डैश बी डैश कितना आएगा बच्चों, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू हो जाएगा वी ओ अपॉन यू ओ माइनस का इंटू ए बी, और एक माइनस यहां भी था बच्चों, ये माइनस से माइनस मर गया, आप यही कैंसिल कर सकते हो। तो ए डैश बी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, ए डैश बी डैश की वैल्यू आ गई वी ओ अपॉन यू ओ इंटू ए बी, और चाहो तो आप ए बी की वैल्यू एच ओ लिख लो, या चाहे इसको ऐसा ही रहने दो, चाहो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, वी ओ अपॉन यू ओ इंटू एच ओ, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ये वैल्यू, इस उठा के ना इस इक्वेशन में रखना है, टेन बीटा में रखो इसको, इस वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दो टेन बीटा में, इस वैल्यू को जब आप सब्स्टिट्यूट टेन बीटा में करोगे तो कितना आएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका टेन बीटा इज इक्वल टू वी अपॉन कितना, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश की वैल्यू कितनी बोल रहे हैं आप, वी जीरो अपॉन यू जीरो इंटू एच ओ, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, इंटू यू ई भी है बच्चों।
तो डिवाइडेड बाई यू ई। इज इट क्लियर? तो आप चाहो तो अब क्या करना है आपको, टेन बीटा की वैल्यू यहां से आप एक काम करिए, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से अल्फा और बीटा की वैल्यू कहां रखिए, इस वाले इक्वेशन में रखो, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो कितना होगा वो, मैं यहां पर मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये आंसर, ये आंसर आ जाएगा बच्चों आपका मैग्निफिकेशन पावर m इक्वल टू टेन बीटा। टेन बीटा हाउ मच, v0 अपॉन u0 ho अपॉन ue डिवाइडेड बाई टेन अल्फा। टेन अल्फा कितना है बच्चों, ho अपॉन d। तो इसको मैं उल्टा कर लेता हूं सीधा यहीं पर, तो ये क्या हो जाएगा, d अपॉन ho। अब देखो फाइनल आंसर आपका आ गया है, तो दैट्स ho से ho कैंसिल, तो मैग्निफिकेशन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप v0 अपॉन o इंटू d अपॉन ue। दिस इज इक्वेशन नंबर 3 बच्चों, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। क्या मिल गया ये आपको, ये मिल गया आपको vo अपॉन uo इंटू क्या d अपॉन ue बच्चों, ठीक है। तो अब इसके दो केस हम करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं और इसके हम दो केस क्या करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट है बच्चों, इस पर क्वेश्चन आपको निश्चित ही मिलेंगे, ओके ठीक है बच्चों। तो इसके हम क्वेश्चन केस सॉल्व करते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो आवर्धन है बच्चों वो क्या है, m इज इक्वल टू vo अपॉन यूओ इंटू क्या है बच्चों, ये क्या है आपका d अपॉन यूई, ये आ गया था आपका, ठीक है। इसमें ये क्या था बच्चों, अदृश्यक लेंस के लिए था, ये किसके लिए था, अदृश्यक लेंस के लिए था बच्चों, ये अदृश्यक लेंस के लिए था। और ये किसके लिए था, नेत्रिका लेंस के लिए था, ये किसके लिए था, नेत्रिका लेंस के लिए था, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूं m, ये अदृश्यक लेंस के लिए था तो ये हो गया mo, और इंटू ये नेत्रिका लेंस के लिए था तो ये क्या था आपका m इंटू ई था बच्चों, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया है, ठीक है। तो चाहे आप ऐसा भी लिख सकते हो और ऐसा भी आप लिख सकते हो। ये किसके कारण था, ऑब्जेक्ट लेंस के कारण आवर्धन, और ये किसके कारण था, ये नेत्रिका लेंस मींस आईपीस के कारण जो आपका आवर्धन, और ये टोटल आवर्धन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। सूक्ष्मदर्शी और यौगिक सूक्ष्मदर्शी, ऑल्सो नोन एज यौगिक सूक्ष्मदर्शी उसको कहते हैं, ये फॉर्मूला। अब इसका केस नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, वही जैसे सिंपल माइक्रोस्कोपिक का केस था वही बच्चों इसका भी केस आपके पास आता है कि अगर आपका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, इन्फानाइट पर, डी पर, तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन फॉर अधिकतम आवर्धन के लिए, अधिकतम आवर्धन के लिए, अधिकतम आवर्धन के लिए क्या होगा बच्चों, अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनना चाहिए, डी डिस्टेंस पर। तो अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा आपका, मीन्स मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं, v इज इक्वल टू कहां पर बनेगा, माइनस डी पर। v इज इक्वल टू आपका कहां पर बनेगा बच्चों, माइनस डी पर। और आपका f जो होगा वो कहां पर बनेगा, एफ ई पर। अब फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर लो कि लेंस फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अब इसमें वैल्यू आप क्या करेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। हाँ, इसमें आपका u इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस यू ई। इस देखो ये जो आपका नेत्रिका लेंस है ये यहाँ पर इस तरफ बन रहा है ना, तो माइनस होगा, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। वी कहां पर, डी डिस्टेंस पर। कहां पर बनेगा बच्चों, डी डिस्टेंस पर, इधर ही बन रहा है तो माइनस डी, माइनस 1 अपॉन ऑब्जेक्ट भी आपका इधर है तो दैट इज द माइनस यू ई। अब यहां से वैल्यू निकाल लो आप, तो क्या होने वाला है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर आप किसी की ये 1 अपॉन यू ई की वैल्यू निकालिए, तो 1 अपॉन यू ई की वैल्यू क्या होगी, यहां से मैं लिख रहा हूं 1 अपॉन एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस डी माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन यू ई। तो क्या होने वाला है बच्चों, यहां से 1 अपॉन यू ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन यू इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी।
इज इट क्लियर? अब इस इक्वेशन को आपको देखो, ये वाली जो आपकी इक्वेशन है ना, ये आपकी मेन इक्वेशन है कंपाउंड माइक्रोस्कोपी है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हो। अब क्या करना है बच्चों, इक्वेशन नंबर इस 1/u की वैल्यू उठा के यहां रख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 में। तो कितना हो जाएगा आपका आवर्धन, अधिकतम आवर्धन कितना हो जाएगा बच्चों? अधिकतम आवर्धन आपका हो जाएगा VO/UO इंटू, देखो इसको लिख सकता हूं मैं D/1E। इसको क्या लिख सकता हूं मैं? D/UE, मतलब D इंटू 1/UE, और 1/U की वैल्यू ये आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। तो क्या होने वाला है बच्चों, ये M इज इक्वल टू VO/UO इंटू D, और ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया बच्चों, ये वैल्यू 1/, यहां पर 1/FE प्लस 1/D। अब देखो इसको अंदर ले जाओ, ठीक है, इसको अंदर ले जाएंगे तो क्या होगा, मैं यहीं पर सॉल्व कर देता हूं। देखो VO/UO इंटू डी को अंदर जाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा बच्चों D/FE प्लस 1। ये हो जाएगा, यस एंड नो, D/FE प्लस 1 बच्चों। तो इसको कैसे लिखने वाला हूं मैं, यहां पर लिख लेता हूं। आवर्धन जो होगा बच्चों, मैक्सिमम आवर्धन जो होगा, मैक्सिमम आवर्धन कितना आ गया, M इज इक्वल टू VO/UO। इसको लिखने वाला हूं मैं, पहले 1 को लिख लो, 1 प्लस D/FE। इज इट क्लियर? 1 प्लस D/FE। तो और कैसे लिख सकते हैं इसको आप अवदृश्यक लेंस के आवर्धन क्षमता में लिख सकते हो। तो M0 और ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस D/FE। तो देखो बच्चों, ये सरल सूक्ष्मदर्शी का मैक्सिमम वाला फॉर्मूला, उसके साथ M0 का मल्टीप्लाइड कर दिया। M0 का मतलब अवदृश्यक लेंस द्वारा जितना आवर्धन हुआ है। ये M0 क्या है बच्चों, अवदृश्यक लेंस द्वारा आवर्धन, और मतलब क्या कहेंगे आपको इसको, that is the magnification by object lens, this is the magnification by image lens, मतलब नेत्रिका द्वारा आवर्धन। ठीक है, तो यहां पर ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। लेकिन इसके साथ समस्या क्या है, सेम टू दैट सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह की समस्या क्या है कि ये आंख में क्या डालता है, स्ट्रेन अप्लाई करता है। मैक्सिमम तो बन रहा है, लेकिन देखने के में आंखों पर क्या पड़ता है बच्चों, जोर पड़ता है। तो इसलिए ये हम जनरली यूज नहीं करेंगे। कौन सा करेंगे, जब देखना है सेकंड वाला केस, तो केस नंबर सेकंड, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 डाल सकते हैं यहां पर। ओके, इक्वेशन नंबर 3 बच्चों, दैट इज द समीकरण नंबर 3। ओके, अब केस नंबर सेकंड की बात करते हैं, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए, जो न्यूनतम आवर्धन के लिए। ठीक है बच्चों, न्यूनतम आवर्धन के लिए इसको मैं मिटा रहा हूं यहां पर। ठीक है, फॉर न्यूनतम आवर्धन के लिए क्या होगा बच्चों, न्यूनतम आवर्धन के लिए क्या होने वाला है, इमेज कहां पर बनेगी न्यूनतम आवर्धन के लिए, इन्फिनाइट पर। ठीक है, तो इमेज आपकी कहां पर बनेगी बच्चों, नॉर्मल एडजस्टमेंट रिलैक्स आइज से देखने के लिए, तो इमेज आपकी कहां पर बनेगी, केस नंबर सेकंड, न्यूनतम आवर्धन के लिए, न्यूनतम आवर्धन के लिए। ओके, न्यूनतम आवर्धन के लिए आपकी इमेज कहां पर बनेगी बच्चों, इनफाइनाइट पर। ठीक है, u इज इक्वल टू आप माइनस यू लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपकी इमेज कहां पर बनेगी न्यूनतम आवर्धन के लिए, इनफाइनाइट पर बनने वाली है। अब लेंस फॉर्मूले से क्या होगा बच्चों, नेत्रिका लेंस के लिए 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप, क्या होगा बच्चों, 1/F की जगह, देखो F की जगह क्या यूज करेंगे, FE इज इक्वल टू 1/, दिस इज माइनस इनफाइनाइट माइनस 1/ माइनस UE। सब्स्टिट्यूट कर दो, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/FE इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/UE आ गया।
ठीक है बच्चों, इस वैल्यू को उठा के आपने यहां रखना है अगेन, तो क्या हो जाएगा, न्यूनतम आवर्धन कितना हो जाएगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी, ऑल्सो इसको यौगिक सूक्ष्मदर्शी भी बोलते हैं। तो m इज इक्वल टू क्या होने वाला है बच्चों, m इज इक्वल टू यहां पर वैल्यू रख दो VO अपॉन UO, और ये D और 1 अपॉन UE की जगह पर क्या रख दिया हमने, FE रख दिया बच्चों। ठीक है, इज इट क्लियर, ये क्या रख दिया, ये रख दिया बच्चों। तो देखो अब क्या इसमें आपको क्या लग रहा है, ये आवर्धन, इसको ऑल्सो हम रिप्रेजेंटेड कर सकते हैं, m इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, ये MO और माइनस वही सेम टू दैट, ये दोनों सेम डिस्टेंस पर है, तो ऑल्सो ME मैं यहां पर लिख सकता हूं। तो आपको ये वाले फॉर्मूले याद होने चाहिए। ये वाला फॉर्मूला भी किसके लिए है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला कि जब आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट हो, और नॉर्मल एडजस्टमेंट मतलब न्यूनतम आवर्धन के लिए, और वास्तव में जो देखा जाता है वो न्यूनतम आवर्धन में ही देखा जाता है, क्योंकि इससे आंखों पर जोर नहीं पड़ता है, तो श्रांत आंखों से हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और बच्चों, एक चीज और याद रखना कि सरल सूक्ष्मदर्शी की लंबाई या यौगिक सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कितनी होती है, बहुत क्वेश्चन उस पर पूछा जाता है कि देखो जैसे तुम्हारा ये अदृश्यक लेंस था, ये तुम्हारा नेत्रिका लेंस था, ठीक है बच्चों, और इधर आपका ऑब्जेक्ट था, यहां उसकी इमेज बनी, तो देखो ये आपका VO और माना इधर आपका क्या था, ये UE था। ओके, ये क्या था बच्चों, आपका UE था। इज इट क्लियर, ये डिस्टेंस UE थी ना, इसके लिए, इस लेंस के लिए ये क्या है, UE है। तो बच्चों जो लेंस, जो आपका सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है, चाहे वो कंपाउंड हो या सरल हो, तो सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, ओके बच्चों, इसको L से डिनोटेड कर सकते हैं, L नॉट से कर सकते हो, D से कर सकते हो, तो दैट्स L नॉट इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, इसका जो ये आपका इस वस्तु की यहां इमेज है वो डिस्टेंस, और प्लस ये डिस्टेंस, और दैट्स, इनको आप हमेशा मैग्नीट्यूड लेंगे, इनका हमेशा पॉजिटिव लेंगे आप इनका, चाहे एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव भी होगा तो आप हमेशा पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि आप दो बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस ले रहे हो, तो ये पॉजिटिव लेंगे। तो ये होती है बच्चों सूक्ष्मदर्शी की लंबाई, ये क्या होती है बच्चों, सूक्ष्मदर्शी की लंबाई। ओके, ये मतलब इन दो लेंसों के बीच की दूरी। ओके, तो लेट्स, अब हम इस पर क्या करते हैं बच्चों, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस पर, ठीक है। ओके, तो इस पर कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, तो यहाँ पर समझ में आई ना बात, इज इट क्लियर। तो दैट्स एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी, और फिर जो रेस्ट क्वेश्चन है उनको हम अगली क्लास में क्या करने वाले हैं बच्चों, सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका, आप एक क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है बच्चों, कि एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अविदृश्यक लेंस द्वारा एक यौगिक मतलब यौगिक का मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी के अविदृश्यक लेंस द्वारा, अविदृश्यक मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस, अविदृश्यक लेंस द्वारा क्या है बच्चों, अविदृश्यक लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन 8 है, प्राप्त आवर्धन 8 है, ठीक है बच्चों, प्राप्त आवर्धन 8 है। यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 32 हो, आवर्धन क्षमता 32 हो, तो अभिनेत्र लेंस द्वारा आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए। तो नेत्रिका लेंस द्वारा आवर्धन ज्ञात कीजिए,
आवर्धन होगा। ठीक है, आवर्धन होगा। इसके ऑप्शन है आपके पास ए आपका 5, बी 4, सी आपका दैट इज द 3 और डी इसमें से आप कर सकते हो 6। ओके, ठीक है बच्चों। क्या कह रहा है, एक यौगिक सूक्ष्मदर्शी, यौगिक मतलब कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें 2 लेंस होते हैं, के अभिदृश्यक लेंस द्वारा। अब देखो बच्चों, अभिदृश्यक लेंस मतलब ये छोटा जिसके सामने आपकी वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट लेंस। अभिदृश्यक लेंस का मतलब ऑब्जेक्ट लेंस, और नेत्रिका लेंस का मतलब आपका आई पीस वाला लेंस। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा हो देखो कि उसकी आवर्धन क्षमता मतलब आपको दिया है m0। m0 कितना दिया है बच्चों, मतलब अदृश्यक लेंस की आवर्धन दिया है ना आपको, तो O फॉर ऑब्जेक्ट, तो आवर्धन कितना दिया है, 8 दिया है। और दूसरा आपको दिया है कि यदि सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, सूक्ष्मदर्शी का मतलब पूरा M, कैपिटल M दिया है, कितना है 32, इसकी क्या है आवर्धन क्षमता है। तो आपको क्या बताना है, नेत्रिका लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन क्षमता जो ME है बच्चों आपकी। तो देखो आपको 3-4 फॉर्मूले हैं इसमें। एक फॉर्मूला आपका ये भी था कि आवर्धन क्षमता इज इक्वल टू क्या होता है, आवर्धन क्षमता बराबर अदृश्यक लेंस की आवर्धन क्षमता इनटू नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता। ये भी है ना एक फॉर्मूला, है ना बच्चों। तो बस यही दिया है उसने, ये 32 दिया है, ये MO दिया है, ये निकालना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। ठीक है, तो वैल्यू रख दो 32 इज इक्वल टू MO, MO कितना है 8 और ME आपको निकालना है। तो दैट इज द नेत्रिका लेंस का आवर्धन क्षमता कितना हो जाएगा बच्चों, 32 डिवाइडेड बाई 8, तो दैट इज द 4। तो नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी आ गई बच्चों आपकी, 4 आ गई है। दिख नहीं रहा है, इधर लिख लेता हूं, 32 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ओके, नेत्रिका लेंस की आवर्धन क्षमता कितनी आई, दैट इज द 4 आई। ठीक है, ओके, तो इससे आगे बच्चों नेक्स्ट वीक में हम सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो, खुश रहो, आनंदित रहो, ऑल द बेस्ट।